इसके प्रीवियस सेगमेंट में हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम के बारे में, दैट मीन्स बैलेंस। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि बैलेंस जिसको हम फील करते हैं उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इन द इक्वेशन फॉर्म, हाउ टू टॉक अबाउट इट। और यही हमने बोला था कि इक्विलिब्रियम जो है उसका टेक्निकल टर्म है, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सो वो सब हमने डिस्कस किया था इन अ जनरल सेंस। और हमने ये भी बोला था कि नेक्स्ट सेगमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स यूजिंग दोज कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अभी इस सेगमेंट में हम वही शुरू करने जा रहे हैं। और अब पूरे जो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर को स्टडी करने का जो थीम है उसको हमने अभी क्या किया है कि 3 स्टेजेस में फिर से डिवाइड कर दिया है, सो दैट वी विल अगेन बिल्ड अप आवर जो हमारा कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे इन स्टेजेस, इन 3 स्टेजेस पे। ओके, तो वो जो स्टेजेस हैं उसको मैं ऐसे लिखूँगा कि पहले हम देखेंगे कि एक सिंगल बॉडी अगर है, एक ही बॉडी है, उस पर बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, तो उसको कैसे एनालाइज करना है, वो हमारा फर्स्ट थीम होगा देखने का। एंड इन दैट अगेन वी विल यूज़ ऑल अदर, जो हमारा पहला हमने पढ़ा है, पहला हमने सीखा है, पहले जो नॉलेज गेन किया है उसको हम यूज़ करके देखेंगे कि सिंगल बॉडी का इक्विलिब्रियम को कैसे एनालाइज करना है। उसके बाद हम जाएंगे टू सी कि अगर मल्टीपल बॉडीज़ हैं, बहुत सारे बॉडीज़ अभी कनेक्टेड हैं टू ईच अदर, अब उस चीज़ को कैसे एनालाइज करना है। अगर वो सब इक्विलिब्रियम में है, बहुत सारे फोर्सेस अभी भी फिर से लगे हुए हैं और वो बैलेंस में है, लेकिन अब उसको कैसे एनालाइज करना है, वो हमारा होगा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। इनफैक्ट ये सब सेगमेंट्स होंगे, ये इस सेगमेंट में हम सिंगल बॉडी की बात करेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट में हम मल्टीपल बॉडीज़ की बात करेंगे, और उसके नेक्स्ट सेगमेंट में इनफैक्ट हम जाएंगे कि ए लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, बट अब लार्ज क्या है, लार्ज नंबर क्या है, मल्टीपल नंबर ऑफ बॉडीज़ क्या है, ऐसा कोई स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन नहीं है। अब मेरे हिसाब से जब मल्टीपल बॉडीज़ की बात करता हूँ मैं कि 4, 5, 6, 10 तक बॉडीज़ कनेक्टेड हैं विथ वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स बिटवीन देम, तो उसको मैं मल्टीपल बॉडीज़ की कैटेगरी में रखता हूँ। और जो लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज़ हैं उसके लिए हम थोड़े स्पेशल टेक्निक्स हम देखेंगे, और प्राइमरीली ये जो है ये ट्रसेस के बारे में मैं सोच रहा हूँ। जो प्लेन ट्रसेस का कॉन्सेप्ट है, जो ब्रिजेस वगैरह में यूज़ होते हैं, उसको एनालाइज करने के लिए अब ये जो टेक्निक्स हम पढ़ेंगे इन दोनों में, दे विल बी अप्लाइड मीन उनको अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत सारे उसमें बॉडीज़ हैं, तो अब 100 से भी ज़्यादा में भी, तो इसीलिए उसके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं, तो उसको हम इस सेगमेंट में फिर देखने की वो सेगमेंट में उसको देखेंगे। तो दिस इज़ प्राइमरीली जो है मोटा मोटी हमारा सेगमेंटाइजेशन है, जो हम इक्विलिब्रियम में देखेंगे। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हम शुरू करेंगे सिंगल बॉडी का डिस्कशन, क्योंकि ये सेगमेंट जो है इट विल बी ओनली फॉर द सिंगल बॉडी इक्विलिब्रियम। अब उसमें फिर से हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे, तो बहुत इजी होगा एनालिसिस करना। वो क्या है कि फर्स्ट जो है वो है से 2 डायमेंशन प्रॉब्लम। अगर हमारा प्रॉब्लम 2D में ही है, मतलब कोई चीज़, मतलब कोई फोर्स जो है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अप्लाई नहीं हो रहा है, सब कुछ एक प्लेन पे है, या फिर कुछ केसेस में क्या होता है कि 3D स्ट्रक्चर तो 3D है, लेकिन फोर्सेस ऐसे लगे हुए हैं कि उसका एक सेक्शन अगर हम देखें तब भी हमारा काम हो जाएगा।
तो वैसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम 2D प्रॉब्लम्स के अंडर उनको डिस्कस करेंगे, और उस मतलब टाइप के अंदर हम कुछ स्पेशल क्या बोले सिचुएशंस देखेंगे, और उन सिचुएशंस में कैसे इक्वेशंस लिखना है उसको पहले लिखते हैं। अब जैसे फर्स्ट है कि सोचिए कि कोई एक बॉडी है, मैं एक सिंगल बॉडी, हमारे पास तो अभी सिंगल बॉडी ही है, और ये 2D है, और हमारे जितने भी फोर्सेस हैं सब एक ही लाइन में है, मतलब दे आर कोलिनियर, ओके, ऐसा, दे आर कोलिनियर फोर्सेस, एक ही लाइन पे सारे फोर्सेस हैं। जैसे कि ये सोचिए F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, एंड सो ऑन। अब इनके ओरिएंटेशन सबके एक हैं, हो सकता है सेंस अलग हो, मतलब कोई ऊपर की तरफ देख रहा है तो कोई नीचे की तरफ देख रहा है, तो दैट्स वी रिमेंबर वी कॉल दैट ए सेंस, कि डायरेक्शन में दो कंपोनेंट्स हैं, एक ओरिएंटेशन है और एक सेंस है, उन दोनों को मिला के डायरेक्शन हमने बोला है कि हम ऐसे यूज़ करेंगे। तो वैसा अगर ऐसे कंडीशंस कहीं दिखता है एक बॉडी पे, ऐसे फोर्सेस हैं, तो द बेस्ट वे जो है उसके लिए क्या करना चाहिए कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस डायरेक्शन में ही बनाना चाहिए। मतलब जो अभी मैंने पहले एक बताया था, याद है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम से प्रॉब्लम मतलब नहीं आता है, जब प्रॉब्लम हमारे पास होता है तो उसके हिसाब से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। तो अब ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि हमारे पास जैसे ही ऐसे कोई फोर्स सिस्टम दिखेगा तो वी विल इंट्रोड्यूस ए कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसका कि सोचिए x डायरेक्शन ये है और से y डायरेक्शन ये है। इनफैक्ट y की ज़रूरत भी नहीं है इस केस में, बट एनीवे जब हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को 2D पे दिखाएंगे। अगर ऐसा है तो हमारा जो इक्वेशंस होगा, इनफैक्ट अभी जो है आप देखो कि वेक्टर इक्वेशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन फ्रोजन है, हमको पता है कि कौन से डायरेक्शन में है, बेसिकली द ओरिएंटेशन। अब खाली मैग्नीट्यूड्स प्लस माइनस करके हम अगर उनको ऐड कर देंगे और सब कुछ जीरो आ जाएगा, तब भी वो इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि हमने देखा था इक्विलिब्रियम का कंडीशन लास्ट सेगमेंट में बोला था कि अगर सारा रिजल्टेंट जीरो हो जाता है तो इक्विलिब्रियम में है। तो इसके लिए जो है इक्वेशन हमारा हो जाएगा समेशन ऑफ ऑल द x कंपोनेंट शुड गो टू जीरो। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन विच विल बी यूज्ड। अब अगर कंडीशंस ऐसे हैं, अब इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि क्योंकि हमारे पास अभी एक ही इक्वेशन है तो हम एक ही अननोन के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जितने सारे फोर्सेस अभी मैंने दिखाए हैं, या हो सकते हैं इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें अगर एक से ज़्यादा अननोन्स हो, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सोचिए दो फोर्सेस के पता नहीं है, तो वी कांट फाइंड आउट कि वो दो अननोन फोर्सेस क्या हैं। उसमें से एक ही अगर अननोन फोर्स है तभी हम इसको यूज़ करके उस अननोन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो दैट, तो अभी जो मैं यहाँ पे ऐसे लिखते जाऊँगा कि कंडीशंस क्या होगा और उसके इक्वेशंस क्या होंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो वही उसमें नोट करने की बात है कि क्या इक्वेशंस और कितने इक्वेशंस हम मैक्सिमम लिख सकते हैं, इसीलिए मैक्सिमम कितने अननोन्स के लिए उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम जो सेकंड कंडीशंस हैं या सिचुएशन है वो है कि एक वही कोई आर्बिट्ररी बॉडी है और उस पे जो है बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, लेकिन ऑल ऑफ देम जो है दे आर गोइंग थ्रू और पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। याद है कंकरेंट फोर्सेस हमने बोला था, एक ही पॉइंट के थ्रू सारे फोर्सेस जा रहे हैं। तो अगर वैसा सिचुएशन है तो उस टाइम पे हमने बोला था कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा
कि कोई एक रैंडम डायरेक्शन में आएगा एक फोर्स, याद है? तो वैसा कुछ आएगा। अब हम या तो वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं कि एफ आर इज 0, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि स्केलर इक्वेशन लिख रहे हैं सो दैट हमको ये भी पता चले कि मैक्सिमम कितने अननोन्स हम सॉल्व कर पाएँ। तो अगर वैसे देखना है तो यहाँ पे हम अच्छा, इस केस में भी हमको कोई ना कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम तो डिफाइन करना होगा, और इस केस में कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है कि हाँ इसी डायरेक्शन में करने से हमको इजी होगा। वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम देख के, एक्चुअल प्रॉब्लम जब आएगा तो उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में आपको एक्स एंड वाई डायरेक्शन को लेना है। ओके, जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस होंगे जनरली उस डायरेक्शन में लेना इजी हो जाता है, बट कोई ऐसा स्पेशल प्रेफरेंस नहीं है। लेकिन जब ऐसे ले लेते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो आ जाएंगे ऐसे, जो एक्स डायरेक्शन में समेशन होगा वो 0 होगा, और जो y डायरेक्शन में है वो समेशन भी 0 होगा। तो हमारे पास दो इक्वेशंस होंगे, एफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स 0, समेशन ऑफ एफ वाई 0। इसका मतलब क्या है कि अगर दो अननोन से ज़्यादा अननोन्स हैं हमारे पास, इसमें हो सकता है वो मैग्नीट्यूड वाले अननोन हो या फिर डायरेक्शन वाले थीटा वाले अननोन्स हो। दो से ज़्यादा हैं तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम दो अननोन्स ही हम ऐसे इक्वेशन से सॉल्व कर पाएँ। तो सो दैट इज़ द केस ऑफ कनकरेंट फोर्सेस। ये हो गया कोलिनियर फोर्सेस, ये हो गए कनकरेंट फोर्सेस। यार यहाँ पे लिख सकते हैं से कनकरेंट फोर्सेस। अब जो थर्ड कंडीशन है वो है ये पॉइंट नंबर सी। तो उसमें क्या है कि वही फिर से एक कोई जनरल बॉडी है और हमारे जो फोर्सेस हैं वो अब सब जो हैं वो पैरेलल हैं टू ईच अदर। ऐसे F1 से F2, F3, F4 एट्सेट्रा, ऐसे कुछ भी है। तो वही फिर से हम कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम तो ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसमें फिर से एक प्रेफर्ड डायरेक्शन आ गया, क्योंकि जिस ओरिएंटेशन में सारे फोर्सेस अलाइंड हैं तो वही हम एक्स डायरेक्शन ले लें तो काफ़ी इजी होगा, तो इसीलिए ऐसे ले लेना बहुत इजी है। ठीक है, अब ऐसे अगर ले लेते हैं तो इस डायरेक्शन में जितने फोर्सेस हैं वो तो सब ज़ीरो हो जाएंगे, मतलब समेशन उनका, तो समेशन ऑफ एफ एक्स 0 हो जाएगा। तो y की हमको बात ही नहीं करना पड़ा। सो दैट इज़ द ब्यूटी अगर इस डायरेक्शन में x ले लेंगे तो। ठीक है, अब और एक इक्वेशन यहाँ पे ये आएगा कि मोमेंट अबाउट द z एक्सिस इज 0। अब z एक्सिस तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। z एक्सिस जो है वो इट्स कमिंग आउट, ब्लैक बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है वो z एक्सिस। अब उस z एक्सिस के अबाउट में ये सारे जो फोर्सेस हैं दे विल क्रिएट ए मोमेंट, और उस मोमेंट को 0 होना पड़ेगा। अब क्योंकि अच्छा x और y डायरेक्शन में क्या है कि सारे जो फोर्सेस हैं उसी एक्सिस के थ्रू वो जा रहे हैं, है ना। अभी आप देखो कि x डायरेक्शन ले लो या y डायरेक्शन भी ले लेते हैं, तो सारे जो फोर्सेस हैं x के तो उसी डायरेक्शन में भी हैं, तो ना तो मैग्नीट्यूड का कोई असर होगा ना तो लेवर आर्म का। और y डायरेक्शन में देखें तो अब सारे फोर्सेस y एक्सिस के थ्रू ही पास कर रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई मोमेंट उसका जनरेट हो ही नहीं पाएगा, जो होगा अबाउट z एक्सिस। अब z एक्सिस से उनके जो डिस्टेंसेस होंगे उसको लेके वो एक मोमेंट क्रिएट करेंगे, और वो मोमेंट को इफेक्टिवली कंबाइंडली 0 होना पड़ेगा। सो दैट्स द सिचुएशन। तो अभी हमारे पास इस केस में भी दो इक्वेशंस हैं, तो मैक्सिमम दो अननोन्स ही हम सॉल्व कर पाएंगे अगर ऐसा कंडीशन है तो।
अब जो फोर्थ वाला है पॉइंट नंबर डी, वो है जब हमारा जो सिस्टम है मोस्ट जनरल है, इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है फोर्सेस के ऊपर कि कोलिनियर हो या फिर कंकरेंट हो, या फिर इसमें जो था पैरेलल था ना, इसमें पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ये जनरल है। ठीक है, तो जब जनरल फोर्स सिस्टम है तो हम कैसे दिखाएं फोर्सेस को, कुछ भी, मतलब किसी भी डायरेक्शन में ऐसे हो सकते हैं। इनफैक्ट फिर मैं यहाँ पे कोई मोमेंट भी ऐसे दिखा सकता हूँ, कोई बात नहीं है। F1 से F2 से C1, F3, F4, C2 एक्सेट्रा। ठीक है, अब अच्छा, ये जो कपल मैंने दिखाया, अब ऐसे ध्यान में आता है कि ये तो थर्ड डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम फोर्स की बात करें तो इन जो दो फोर्स इन्वॉल्व होंगे इस कपल को प्रोड्यूस करने के लिए, वो दोनों उसी प्लेन में होंगे। तो इसका मतलब है कि सारे जो फोर्सेस हैं वो एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड एज टू डायमेंशनल। ओके, अब इस केस में क्या होगा कि हम जो इक्वेशंस होंगे वो होंगे कि समेशन ऑफ एक्स, सॉरी एफ एक्स इज ज़ीरो, दैट इज मीन्स इन एक्स डायरेक्शन ऑल द फोर्स शुड sum to 0. Similarly Fy should go to 0, and जो moment about summation of the moment about z axis should also go to 0. ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट में अच्छा पहले उससे पहले मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ एक्सिस। अब यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करने के लिए कोई प्रेफरेंस नहीं है कि एक्स डायरेक्शन कौन सा हो, वाई कौन सा हो। डिपेंडिंग ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज चूज समथिंग विल बी ईजियर। अब वो प्रॉब्लम के हिसाब से कुछ इजी होगा, कुछ डिफिकल्ट होगा, ऐसे कुछ ले लेंगे। अब लेकिन जब मैंने बोला कि एम जेड यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमको बस इसी पॉइंट जेड एक्सिस के अबाउट ही मोमेंट को कैलकुलेट करना है, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मोमेंट ज़ीरो ही आना है, हमको देखना है। तो हम किसी भी पॉइंट पे अगर एक परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट वो मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो दैट शुड कम टू ज़ीरो, इट मस्ट कम टू ज़ीरो, राइट। हमने देखा था इक्विवेलेंट केसेस में कि ट्विस्टिंग एफर्ट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी सेम। अब इस केस में ज़ीरो है तो वो एनी पॉइंट हम लें तो वो ज़ीरो होना चाहिए। अगर इस पॉइंट के अबाउट ज़ीरो है तो इस पॉइंट के अबाउट भी ज़ीरो होगा। सो द पॉइंट, जब भी मैं यहाँ जेड एक्सिस लिख रहा हूँ, सोचो यहाँ पे जेड एक्सिस, तो मैं ये नहीं मीन कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट जेड एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट, एनी लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस आल्सो विल डू। ठीक है, तो दैट्स द आइडिया अबाउट दिस। सो ये चार केसेस हैं इन 2D। तो अभी हम जाएंगे देखने के लिए कि 3D में फिर से सिंगल बॉडी पे क्या क्या केसेस आते हैं। तो अब हम जा रहे हैं, सॉरी, to see the 3-dimension situation. ठीक है, अब 3 डायमेंशन में जो फर्स्ट कंडीशन हम लिखेंगे वो सिचुएशन ये है कि अब वो जो कोलिनियर वाला था दैट इज सेम फॉर बोथ 2D हो 3D हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ ट्रू। तो इसीलिए उसको हम यहाँ स्पेसिफिकली लिख नहीं रहे। तो स्ट्रेट अवे वी आर गोइंग टू, क्योंकि उसमें फिर से वही एक्स डायरेक्शन ले लोगे आप तो एफ एक्स ज़ीरो हो जाएगा। अब अगर हम 3D के स्पेशल कुछ फोर्सेस की बात करें तो लेट्स सी कि हम अब इसको 3D है करके दिखाने के लिए आई विल जस्ट ट्राई टू ड्रॉ ए सेट ऑफ एक्सेस एक्स वाई जी। तो ये बॉडी एक 3D बॉडी है और हमारे जो फोर्सेस हैं केस ए में वो ऐसे हैं कि सारे जो फोर्सेस हैं एक पॉइंट के थ्रू जा रहे हैं, ऐसा कुछ। F1, F2, F3,
5 एंड सो ऑन। तो ये सारे फोर्सेस एक पॉइंट के थ्रू जा रहे हैं। अगर ऐसा कंडीशन है तो अब जो है हमारे इक्वेशंस आएंगे वो कुछ ऐसे होंगे, f(x)0 summation of fy0 and summation of fz0। बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर इसमें भी वही है कि एक पॉइंट के थ्रू अगर जा रहा है तो कोई एक रैंडम डायरेक्शन में ही उसका f रिजल्टेंट आएगा। और उस सो आई कुड हैव रिटन इनफैक्ट ऐसे fr को भी ऐसे लिख सकता था मैं, बट हम यहाँ पे स्केलर इक्वेशन इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको नंबर ऑफ अननोन्स के बारे में एक आइडिया हो। तो दैट्स द प्राइम एम ऑफ दिस डिस्कशन ऑफ दिस सेगमेंट। ओके, तो 3 इक्वेशंस हम मैक्सिमम लिख पाएंगे, तो जिसके वजह से हम मैक्सिमम 3 अननोन्स को ही सॉल्व कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो या अगर नेक्स्ट केस देखें जो कि है से केस बी, उसमें क्या है, ये थोड़ा अलग है, देखते हैं। ऐसा एक बॉडी है कोई, अब सिचुएशन ऐसा है कि हमारा जो एक्सिस है वो कुछ ऐसा, सॉरी मैं इसको अब यहाँ से वो ऐसे बाहर आया हुआ है और ऐसा यहाँ से वैसा, ठीक है। अब मानो ये x है, ये y है, ये z है, और हमारे जो फोर्सेस हैं अभी कुछ ऐसे एक्ट हो रहे हैं कि सोचिए आप, ये है F1, कुछ इस तरफ से आ गया F2, कुछ इस तरफ से आ गया F3, और सोचिए कुछ इस तरफ से आ गया F4, समथिंग लाइक दैट। कुछ एग्जाम्पल से ले रहा हूँ। ओके, तो क्या है कंडीशन कि कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस है और सारे जो फोर्सेस हैं उसी एक्सिस के थ्रू पास कर रहे हैं। ओके, जैसे कि एक शैफ्ट है जो कि काफ़ी सारे बॉल बेरिंग पे रेस्ट कर रहा है, तो जो रिएक्शन आएगा बॉल बेरिंग से वो कुछ इस तरीके के फोर्सेस होंगे, किसी डायरेक्शन से आ रहे होंगे, और ये शैफ्ट ये इस एक्सिस को दिखा रहा है। तो सिमिलर सिचुएशंस। ओके, तो अगर ऐसा है तो अब अच्छा, वो अगर क्लियर नहीं हो रहा तो उसके लिए मैं एक दूसरा पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि वी आर लुकिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्स साइड। अगर पॉजिटिव एक्स साइड से देखें तो कैसे दिखेगा ये कुछ ऐसे दिखेगा कि सोचो आप, ये y है, इस तरफ z है, ठीक है, और x जो है ये ब्लैक बोर्ड की तरफ आ रहा है, मतलब ब्लैक बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है। अभी अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो F1 जो है ये कुछ ऐसे एक्ट हो रहा है, सॉरी ऐसे कुछ एक्ट हो रहा है F1। सिमिलरली F2 जो है सोचिए आप कुछ ऐसे आ रहा है, और F3 कुछ ऐसे आ रहा है, और F4 मानो आप ऐसे आ रहा है। तो ये सारे जो फोर्सेस हैं, सारे फोर्सेस इसी पर्टिकुलर एक्स एक्सिस के थ्रू पास कर रहे हैं। वही फिर से एक्स एक्सिस तो अभी हमने ड्रॉ किया, वो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के थ्रू पास कर रहे थे, हमने उसी डायरेक्शन में अपना एक्स एक्सिस ले लिया, वैसे ही है सिचुएशन। तो उस कंडीशन में हमारे जो इक्वेशंस होंगे वो होंगे कुछ ऐसे, सिग्मा ऑफ fx is 0, sigma of fy is 0, summation of fz0, okay, and then जो मोमेंट है वो मोमेंट अबाउट x तो सब जीरो हो जाएंगे क्योंकि x के थ्रू ही सब पास कर रहे हैं। जो बाकी दो बच गए, सो समेशन ऑफ my एंड समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट z। ओके, नाउ ये जो है ये 5 इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगे ऐसे प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए।
तो इसका मतलब क्या है कि 5 अननोन्स हम सॉल्व कर पाएंगे अगर हम साइमल्टेनियसली ये 5 इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करते हैं तो। और वो जो अननोन्स होंगे वो हो सकता है किसी का एंगल पता नहीं है, हो सकता है किसी का मैग्नीट्यूड पता नहीं है, वो कॉम्बिनेशन में 3 मैग्नीट्यूड 2 एंगल हो सकते हैं, 2 मैग्नीट्यूड 3 एंगल हो सकते हैं, 1 मैग्नीट्यूड 4 एंगल हो सकते हैं, कुछ भी, लेकिन 5 अननोन से ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ व्हाट दिस सेट ऑफ इक्वेशंस टेल अस। ठीक है, ये तो हो गए केस ए एंड बी। लेट्स से व्हाट इज केस सी। केस सी जो है, सॉरी, से केस सी। अब केस सी है अगेन वो जो हमारा बॉडी वैसा ही है और हमारा एक्सिस भी वैसा ही कुछ है, और सोचो कि ये x है, ये y है और z है, और हमारे जो फोर्सेस हैं वो सब पैरेलल हैं, और ऐसे पैरेलल हैं कि दे आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगेन हमने एक्स एक्सिस ऐसे चूज़ किया कि सारे फोर्सेस उससे पैरेलल हैं। मैं कुछ ऐसे ड्रॉ करूँगा अगर कि ये F1 है, फिर कुछ F2 हो गया, फिर से F3 हो गया, ऐसा कुछ भी, F4 हो गया। नाउ ये जो F1, F2, F3, F4 एट्सेट्रा हैं, ये सारे अभी स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। प्रीवियस केस में जब 2D पे हम देख रहे हैं तो सारे एक प्लेन पे पड़े हुए थे, ओरिएंटेशन सेम था लेकिन सारे एक प्लेन पे थे। अभी ये सब अलग अलग प्लेन पे हो सकते हैं, ये 3D में कहीं पे भी हैं, खाली इतना ही रेस्ट्रिक्शन है कि सबके लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर है, उतना ही है बस। अगर वैसा है तो हमारे जो इक्वेशंस हैं वो आएंगे कुछ ऐसे, समेशन ऑफ एफ एक्स इज ज़ीरो, मतलब जिस डायरेक्शन में हमने x लिया उस डायरेक्शन में सबको ज़ीरो होना चाहिए, मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। और जो मोमेंट्स हैं वो होंगे, अब x अबाउट द x एक्सिस हम अगर देखेंगे उसका तो कोई मोमेंट होगा नहीं, सब उसी डायरेक्शन में है, तो बचेंगे बाकी दो, समेशन ऑफ m अबाउट y इज ज़ीरो एंड समेशन ऑफ m z इज ज़ीरो। ठीक है, so that is the case of parallel force system in 3D। अब बचा फोर्थ वन, वो है केस डी, और वो है हमारा जो है मोस्ट जनरल सिचुएशन जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी फोर्स के ऊपर। ये फोर्स है, F2 है, यहाँ पे कोई मोमेंट लगा हुआ है, यहाँ पे कोई दूसरा मोमेंट है, 3 है, ऐसा कुछ भी, F1, F2 से F3, C1, C2 एट्सेट्रा। अगर अच्छा मैं यहाँ पे कंप्लीटनेस के लिए ये भी दिखा दूँ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं क्योंकि कोई प्रेफरेंस तो है नहीं अभी, तो एक्स वाई जी हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। और अभी जो इक्वेशंस आएंगे वो एज यूजुअल जनरल में मोस्ट जनरल इक्वेशन होगा, तो उसमें 6 के 6 रहेंगे। तो समेशन ऑफ एफ एक्स ज़ीरो, समेशन ऑफ एफ वाई ज़ीरो, समेशन ऑफ एफ जी ज़ीरो, एंड सिमिलरली समेशन ऑफ एम एक्स भी ज़ीरो, समेशन ऑफ एम वाई ज़ीरो एंड समेशन ऑफ एम जी ज़ीरो। तो अभी 6 इक्वेशंस हैं हमारे पास। तो इसका मतलब है इस मोस्ट जनरल सिचुएशन में हम एक साथ 6 अननोन्स को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दीज 6 इक्वेशंस। ये जो 6 इक्वेशंस हैं उनको साथ में एक साथ सॉल्व करेंगे तो वो 6 कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे कि 3 डायरेक्शन 3 मैग्नीट्यूड, या फिर 1 मैग्नीट्यूड 3 डायरेक्शन मतलब थीटा, कुछ भी, या 1 इन 5, 1 और 5, 1 मैग्नीट्यूड और 5 डायरेक्शन, या फिर ऐसे टोटल 6 अननोन होने चाहिए, उससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब ये हो गया मतलब अबाउट एक सिंगल बॉडी की बात। अगर सिंगल बॉडी है तो क्या क्या कितने टाइप के कंडीशंस आ सकते हैं सिचुएशन में,
और उसको हैंडल करने के लिए हमको मिनिमम काम कितना करके हम उसको कर पाएंगे. सो दिस वाज ओनली अबाउट दैट. अब जब नेक्स्ट सेगमेंट में जाएंगे मल्टीपल बॉडीज़ में, हमको क्या करना है कि उसमें से एक बॉडी को पिक करना होता है और उस बॉडी पे जितने फोर्सेस लगे होते हैं इस सेगमेंट के हिसाब से उसको एनालाइज करना है. वैसे सारे सेपरेट बॉडीज़ को सेपरेटली पिक करके उसको एनालाइज करना है एंड देन वी कंबाइन देम. हाउ टू कंबाइन देम, कैसे हम उनको कंबाइन करते हैं, इनफैक्ट क्या मीनिंग है कॉम्बिनेशन का, वो हम नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे. So see you in the next segment.